नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपना अपना दायित्व। माँ जी, अब आप ही समझाइए अपनी प्यारी पोत बहू को। शादी हुए पूरा महीना हो गया पर अभी तक घर के तौर तरीके नहीं सीखी। रोज रोज टोकना मुझे अच्छा नहीं लगता। कितनी बार कह चुकी हूँ, सुबह जल्दी उठाकर साड़ी पहन लिया करो, अच्छे से तैयार होकर रहा करो। दादाजी दादी जी को पसंद है पर सुनती ही नहीं। सरिता अपनी सास दयावती जी से बोली, अरे धैर्य रख बहू, थोड़ी सांस ले ले, अभी नई नई आई है, सीख जाएगी धीरे धीरे। एक घर से दूसरे घर के तौर तरीके अपनाने में समय तो लगता है ना, और हम उससे कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं कर लेंगे तो वो हमें गलत समझने लगेगी और रिश्ते बनाने के बजाय बिगड़ने का डर हो जाएगा। पहले उसके मन में हमारे प्रति प्यार और विश्वास पैदा होने दो। नया रिश्ता है, उसको थोड़ा समय दो, उसको प्रेम और भावनाओं की आंच पर धीमे धीमे पकने दो। क्या मतलब माँ जी, धीरे धीरे पकने दो? कोई दाल थोड़े ना है जिसे पकना पड़ेगा। सरिता बड़े आश्चर्य से बोली, अरे रिश्ते भी तो परिवार रूपी रसोई का हिस्सा हैं। जैसे घर की रसोई में खाना तेज गैस पर बनाओ तो जल जाता है, वैसे ही रिश्ते भी कोई एक दिन में नहीं बन जाते। तुझे याद है जब तू नई नई आई थी तब तू भी मुझे खड़ूस सास समझती थी और मुझसे कम ही मतलब रखती थी, पर धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को जानने समझने लगे तब हमें एक दूसरे की अच्छाइयाँ पता लगी और धीरे धीरे हमारा रिश्ता कितना मजबूत हो गया। हाँ माँ जी, और मैं तो गुस्सा होकर आपसे कई बार बात भी नहीं करती थी, पर आप आगे से मुझे मनाती, खाना खिलाती, तब मुझे लगता कई बार मुझे मेरी माँ भी तो डांट देती है, आप भी तो मेरी माँ ही हैं अब से। तब जाकर मैं आपको सॉरी बोलती। सरिता हंसते हुए बोली, समझ गई तू? अपनी बहू को समझाने का दायित्व जैसा मेरा था वैसे ही तेरी बहू को समझाने का दायित्व अब तेरा है। चल अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना, फिर देखना बहू तेरी बात भी मानेगी और तुझे समझेगी भी। अगले दिन से सरिता ने अपनी बहू अदिति को टोकना छोड़ दिया। वो जब मन करता उठती, जैसे मन करता रहती। वैसे मन की बुरी नहीं थी वो, पर थोड़ी ना समझती और सास की गलत छवि अपने मन में बनाए हुए थी। उसे लगता यदि सास की शुरू से ही सुनना शुरू कर दिया तो वो उसे अपने हिसाब से चलाएगी, इसलिए वो अपने मन मुताबिक रहती। दयावती जी बहुत सुलझी हुई समझदार महिला थी, या कह लो अपने परिवार के रिश्ते कैसे निभाने हैं, कब क्या करना है, बखूबी जानती थी। परिवार के प्रति अपना दायित्व समझती भी थी और उसे निभाती भी थी। जहां सरिता घर की रसोई की कमान संभालती, वहीं वो परिवार रूपी रसोई की रसोइया दयावती जी थी, जो रिश्तों को अपने अनुसार पकाती थी। एक दो हफ्ते तक अदिति को बहुत अच्छा लगा। जब सासू माँ ने टोकना बंद कर दिया, उससे बोलना कम कर दिया और उससे थोड़ी दूरी बना ली, पर तीसरे हफ्ते वो इस घर में अपने आप को अकेला सा महसूस करने लगी। उसके और सरिता जी के बीच अजीब सी अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। ना कोई कुछ बोलता, ना ही कोई कुछ बताता। उसको लग रहा था कि सासू माँ डांटती या टोकती हैं तो प्यार भी तो करती हैं और उसकी कितनी चिंता करती हैं, बिल्कुल माँ की तरह। ऐसे तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। इस दीवार को गिराना पड़ेगा। अब वो अपने आप ही सुबह जल्दी उठ जाती ताकि सासू माँ को अच्छा लगे। अच्छे से साड़ी पहनकर तैयार होकर दादाजी दादी जी के पैर छूती और जब वो उसको ढेरों आशीष देते तो मन ही मन खुश हो जाती। अदिति सरिता जी से बोली, मम्मी जी सॉरी, मुझे आपका टोकना अच्छा नहीं लगता था, पर जब आपने बात करना बंद कर दिया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ भी तो भाभी को तौर तरीके सिखाती है और कितना खुश होती है जब भाभी उनकी कही बातें मानती है और घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाता है जब सब साथ हंसते बोलते हैं। पर अभी 2 हफ्ते से देखो कितनी चुप्पी थी घर में। आप और दादी तो बात ही नहीं करते मुझसे। इतनी बुरी हूं क्या मैं? और कहकर रोने लगी। सरिता जी ने उसे गले लगा लिया और बोली, पगली तुझसे ही तो रौनक है घर की,
पर तुझे मेरा टोकना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने भी कहना बंद कर दिया। पर बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू बहू कम बेटी बनकर रहे, इसलिए तुझे समझाती हूँ और घर में जो चाहो करो, आखिर तुम्हारा ही तो घर है। किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, पर्दा तो है ही नहीं, पर दादाजी को अच्छा लगता है घर की बहू पहन ओढ़कर सज संवर कर रहे, और अभी तू नई नई आई है इसलिए। और थोड़े दिनों में तू शुभम के साथ नौकरी पर चली जाएगी, तो रहना वहाँ जैसे तेरा मन करे। अभी साड़ी पहनकर देख, कितनी सुंदर लग रही है तू। और सरिता काला टीका लगा उसकी नज़र उतारती हैं। ठीक है मम्मी जी, अब आप कहोगी वैसे ही करूँगी, पर आप मुझसे बोलना बंद मत करना बस। अरे बोलना तो मैंने अपनी सास से भी आज तक बंद नहीं किया, फिर अब तो मैं खुद ही सास हूँ जो बहू की बोलती बंद करेगी, ना कि खुद की। अदिति को छेड़ते हुए सरिता हंसते हुए बोली। तभी दयावती जी बोल पड़ी, बहू तेरी सास और मुझ में भी पहले 36 का आंकड़ा हुआ करता था। इसकी और मेरी बहुत नोकझोंक होती थी, पर हमने एक दूसरे से बोलना कभी बंद नहीं किया। एक दिन पहले चाहे हम लोग एक दूसरे से कितनी ही बहस करें, पर अगले दिन सुबह की चाय सरिता ही बनाती और हमेशा तेरे दादाजी और मेरे दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती थी और हमारी सुलह हो जाती थी। और दूसरा, हमने गुस्से में खाना खाना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि अन्न का अपमान मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और ये भूल तुम भी कभी मत करना। बहू, अपने अनुभव और गलतियों से जो मैंने देखा और सीखा, बस वही तुम्हें समझा रही हूँ। परिवार को एक सूत्र में कैसे बांध कर रखना है, ये समझाने का दायित्व मेरा था, जो मैंने तेरी सास को सिखाया, और उसने भी एक बहू के रूप में अपना दायित्व हमेशा पूरा किया है। कभी मेरे परिवार पर आंच तक आने नहीं दी है। अब तेरी सास अपना दायित्व निभा रही है, तो तुझे भी एक बेटी बनकर उसका साथ देना है। दोनों अपना अपना दायित्व भली भांति निभाओगी, तभी तो वो एक अच्छी सास और तू अच्छी बहू बन पाएगी। जी दादी, अदिति ने सहमति में सिर हिलाया। बहू हमेशा भावनाओं और संवादों का आदान प्रदान होता रहना चाहिए, ताकि रिश्तों में कोई दीवार बन ही ना पाए। अगले 2-3 दिन अदिति का मुंह फिर सूजा रहा। उसकी अपने पति शिवम से किसी बात पर लड़ाई हो गई थी, और दोनों आपस में बिना बोले ही सारे काम कर रहे थे। अदिति ने शिवम की पसंद का खाना बनाया, पर बिना कुछ बोले उसे परोस दिया। शिवम ने भी बड़े शौक से खाना खाया, पर तारीफ के 2 शब्द नहीं बोले। सरिता और दयावती जी सब देख रही थी और समझ भी रही थी। दयावती जी ने शिवम को और सरिता जी ने अदिति को अलग अलग ले जाकर समझाना शुरू किया। तुम दोनों की शक्ल से लग रहा है किसी बात पर मनमुटाव चल रहा है दोनों का। ये तुम्हारी आपस की बात है तो पूछूंगी नहीं, पर बड़े होने के नाते समझाने का मेरा दायित्व बनता है। इसलिए सुनो बेटा, जब 2 अलग लोग होंगे तो दोनों के विचार भी अलग ही होंगे। ये जरूरी नहीं जो तुम सोचो वो ही सामने वाला भी सोचे। छोटी मोटी तकरार तो हर प्यार वाले रिश्ते में चलती है। रूठना मनाना नहीं होगा तो फिर रिश्ते में मिठास नहीं रहती। पर यह ध्यान रखना, मन मुटाव हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कहीं इसके चलते रिश्तों में खटास आ जाए और फिर मुश्किल बढ़ जाए। इसलिए समय रहते रूठे हुए को मना लेने में भलाई है। और फिर अंग्रेजी का एक शब्द सॉरी तो इसके लिए काफ़ी है। बस सॉरी बोलो और कमाल देखो। अदिति और शिवम ने माँ और दादी की बातों पर विचार किया और अपनी अपनी गलती का एहसास भी किया। फिर दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोल अपना अपना प्यार जता दिया। दोनों मन ही मन सोच रहे थे, अरे वाह, दादी और माँ ने बिगड़ती बात बना ली। आज तो समय के साथ साथ सरिता जी और अदिति का रिश्ता मजबूत होता गया। समय समय पर दयावती जी के अनुभव के मसाले ने उनके रिश्तों का जायका बढ़ा दिया। कभी कोई गलती होती या बात बिगड़ने का डर रहता, दयावती जी सबको अच्छे से समझाती और सबकी आदरणीय भी थी, तो कोई उनकी बात टालता नहीं था। आज
दयावती जी और उनके पति नहीं रहे और अदिति भी अपने पति के साथ नौकरी वाली जगह पर रहती है। सरिता जी अपने पति के साथ गांव के पुश्तैनी मकान में रहती हैं, पर अदिति अभी भी अपनी सासू माँ के रीति रिवाजों का पालन बखूबी करती है। अपने बहू होने का दायित्व पूरी तरह निभाती है। जब अपने गांव जाती है तो पूरे गांव में उन सास बहू की जोड़ी को एक आदर्श सास बहू जोड़ी के रूप में देखते हैं। हमें लगता है हमारी दादी और नानी पुराने जमाने की हो गई हैं, तो उनसे सलाह क्यों लें, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अनुभव का मसाला तो उनके पास है। वो किसी परिवार के रिश्तों को खूबसूरत बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसलिए थोड़ा समय निकालकर दादी नानी के पास बैठकर रिश्तों का ज्ञान लेते रहना चाहिए। उनकी कहानियाँ सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं होती, बल्कि उनमें सीख छिपी होती है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग अपना दायित्व कभी डांट फटकार कर या कभी प्यार से निभाएं तो हमें उनसे नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि जिंदगी कैसे जी जाए ये उनसे सीखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।